जय हिंद दोस्तों। आज हम एडुटेरिया के 7500 क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जिसमें सेट 4 को देखेंगे। अगर आप आज से आपको पर डे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे ही 50 डिस्कशन रोज हुए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 1 पर डिस्कशन करते हैं। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? तो बताइए दोस्त, ऐसा कौन शासक हुए जो तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? तो वो है सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम जो तुंगभद्रा नदी में डूबकर एक परम योग की प्राप्ति किया था। सही बात। विजयनगर साम्राज्य जो कि आपको तुंगभद्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ था। विजयनगर जो कि आपको तुंगभद्रा नदी के तट पर ही बसा हुआ था। और विजयनगर की स्थापना की बात करें, हरियर और बुक्का, हरियर और बुक्का ये दो भाई ने मिलकर इसकी स्थापना किया था, जो कि आपको 1336 में इसकी स्थापना किए थे। चलिए आगे देखते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन 1। चलिए दूसरा प्रश्न है, चोल मंदिर निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता? ये जो चोल वंश थी उनकी प्रमुख क्या विशेषता थी? क्या मंडप था, शिखर था, गोपुरम था या विमान था? तो चलिए इसका आंसर जो है 2 को लगा लीजिए, विमान। जो चोल वंश की जो प्रमुख विशेषता थी ये क्या था? विमान। तो चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथ की रचना किया था? बताइए विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथ के रचना किए थे? क्या अतीश दीवानकर थे, ज्ञानपद थे, रत्नाकर थे या रचित थे? तो कौन थे ये? अतीश दीवानकर थे। चलिए 3 प्रश्न कर लिए, अगर देखते हैं। चलिए मिलान करने वाला है घटना है, जो कि वर्ष, घटना और वर्ष को मिलान करना है। तो बताइए ये बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या ये कब हुई थी? ये इसकी हत्या जो हुई थी 1659 ईस्वी में। ठीक, चलिए जो कि अफजल खां की हत्या जो किए थे आपको ये क्या कहते हैं, आपको शिवाजी किए थे। ठीक, चलिए तो शिवाजी के द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला कब किया गया था? ये 1663 ईस्वी हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिएगा शिवाजी सूरत की जो पहली लूट करती है वो 1664 में और दूसरी लूट करती है 1674 में। और शिवाजी जो कि अपने ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हो जाएंगे? शिवाजी। और मराठा साम्राज्य की राजधानी की बात करें जो कि शिवाजी बनाए थे, रायगढ़ को। और सूरत को इन्होंने 2 बार लूटा था, पहली बार 1664 और दूसरी बार 1670 ईस्वी में लूटे थे। और बीजापुर के जो सरदार थे अफजल खां, इसकी हत्या 1659 में किए थे। और शिवाजी के द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार को शाइस्ता खान पर हमला 1663 में किए। तो आप लोग मिलान कर लीजिए। चलिए एक का ए, तो एक का ए देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए एक पर ही चल रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा? तो बताइए दोस्त, दोहरे गुंबद का ऐसा कौन मकबरा बना था? क्या वो हुमायूं का मकबरा बना, शेरशाह का मकबरा, बुलंद दरवाजा या बाबर का मकबरा? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का जो मकबरा था ये दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला ये मकबरा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो कहता है ये शेरशाह का मकबरा याद रखना, ये कहाँ है शेरशाह का मकबरा आपका? सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा जो आपको मिलेगा सासाराम में देखने को मिलेगा। ठीक, और बुलंद दरवाजा का निर्माण पूछेगा किसने किया था? अकबर ने किया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किया था।
ये हुमायूं का मकबरा देखिएगा अकबर के कहने पर ही बनाया गया था। और बाबर का मकबरा ये कहाँ है? बाबर का मकबरा कोई बताइए? तो ये बाबर का मकबरा आपका काबुल में है। कहाँ? काबुल। चलिए हुमायूं का मकबरा की बात करेगा, इनका मकबरा दिल्ली में है। चलिए और शेरशाह सूरी का सासाराम और बुलंद दरवाजा ठीक अकबर के द्वारा बनाया गया था, फतेहपुर सीकरी में है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत, जो कि दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंश ने शासन किया था, कहता है इसमें मजलिस एक खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? देखिएगा दिल्ली सल्तनत में जो मंत्री परिषद होता था उसमें एक शब्द है, इसमें कौन शब्द शामिल नहीं है? मजलिस ए खिलाफत का अर्थ क्या होता था जो इसमें शामिल नहीं है? क्या दीवान ए इंसा, अरीज ए मुवालिक, या वजीर, या सदर उर सुदूर? तो क्या हो जाएगा ये? सदर उर सुदूर, ये शामिल नहीं था मंत्री परिषद में। बाकी बात देखिएगा वजीर होता था, अरीज ए मुवालिक होता था, दीवान ए ईसा होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है चरक संहिता। चरक संहिता जो था ये कितने अध्याय और खंड में विभाजित बांटा गया था? ठीक, तो बताइए 120 अध्याय और 8 खंड, 100 अध्याय और 5 खंड, या 80 अध्याय या 7 खंड, या 60 अध्याय या 8 खंड? तो इसका जो आंसर है 120 अध्याय और 8 खंड में बटा हुआ था चरक संहिता। ये चरक संहिता पुस्तक जो आपको है ये कनिष्क के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए भील जो सेवा मंडल था इसकी स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु सेन सन्याल, या ए बी ठक्कर, या A+B दोनों? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ए बी ठक्कर, ए बी ठक्कर। तो चलिए अगर करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कशन करते हैं। चलिए विचार करना है इस कथन पर, दिया हुआ कथन जो दिया हुआ आपको कथन है इस पर विचार करिए, कौन सा कथन जो है आपको इसमें से सत्य है। चलिए सबसे पहला कथन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्या परमेस्टन था? चलिए ये बिल्कुल सही जवाब है। जब 1857 की क्रांति हुआ था उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे परमेस्टन था। ठीक, चलिए दूसरा देख लीजिए कथन। दूसरा कथन है 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये भी बात क्या है आपका? सही है, ये दोनों बात सही है। चलिए तीसरा जो कथन है आपका 1857 के विद्रोह के समय युद्ध के संवाददाता W.H. रसूल था। ये भी बिल्कुल प्रश्न क्या है? ये सही है। यानी कि तीनों जो कथन है आपका क्या है? बिल्कुल राइट। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। चलिए 10 को देखना है, सारे जहां से अच्छा। ये हमारी पुस्तक है, बताइए किनके द्वारा लिखा गया है? सारे जहां से अच्छा। तो ये जो पुस्तक लिखा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ये जनगण मन जो लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और ये आनंद मठ में देखिएगा आपको ये वंदे मातरम को उल्लेख जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया है आनंद मठ में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहा किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती है? ये जो साक्षरता होती है अपने आप में शिक्षा नहीं होती है। जो कथन आपको दिख रहा है ये कथन आपका है महात्मा गांधी जी का कथन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, कहता है सीधे कार्यवाही दिवस। तो सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने किया था? तो ये किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर हुए? जब भारत छोड़ो का आंदोलन चल रहा था भारत में उस समय दंगा सबसे सर्वाधिक कहता है व्यापक स्तर पर कहां से शुरुआत हुआ था? क्या वो संयुक्त प्रांत था, बिहार था, मद्रास या गुजरात? ये संयुक्त प्रांत से सबसे व्यापक दंगे यहीं से सर्वाधिक प्राप्त। चलिए
क्वेश्चन नंबर 14 बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो हुआ था। इनका नेता कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है महात्मा गांधी जी की पुस्तक जो कि सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज। बताइए हिंद स्वराज की रचना कब किया गया था? तो हिंद स्वराज की रचना जो हुई थी 1909 में हुई थी। 1919 में कोई घटना याद है इतिहास में? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी 1919 में आया था। चलिए 1922 में चलिए ये चौरा-चौरी कांड हुए थे 1922 में ही हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बताइए भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियम हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की 25 अध्यक्षता किसने किया था? ये भारतीय इंडियन जो पीनल कोड है उसमें 1860 में अधिनियम आया था। इसमें मसौदा को तैयार किसने किया था? जो 25 अध्यक्षता किया था। ये कौन हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। कौन हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। चलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग का आप लोग जानते होंगे, सती प्रथा को अंत किए थे। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये लॉर्ड कैनिंग के समय ही ये आपका 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 16, कहता है भारतीय संविधान, ये जो भारत की संविधान है, संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसने निहित किया? तो ये किसमें निहित है केंद्र सरकार की अधिशासी शक्ति? ये आपको भारत के राष्ट्रपति में देखने को मिलेगा। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक, जो कि देश के कितने नंबर के है? 16वें नंबर के। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, ध्यान से देखिए। कहता है भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया? ये जो भारत के संविधान में बताइए अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में कहाँ बताया गया? क्या वो आपकी संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या मूल कर्तव्य में, या 9वीं अनुसूची में? तो बताइए कहाँ है? ये बिल्कुल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में चर्चा है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, जो कि आपको आर्टिकल 51 में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 चलिए, कहता है सुंगुल समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों की गई थी? ये क्यों किया गया था? क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन करने के लिए कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ इसकी स्थापना 1931 में। तो बताइए अगला क्वेश्चन देखिए। कहते हैं एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? बताइए अगर एक साधारण विधेयक पर संसद दोनों सदन की सम्मिलित पर बैठक मतदान होता है तो उसे एक सदन में उसे कितने दिन तक पारित किया जा सकता है? तो उसे 6 महीने के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता है जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? किसके द्वारा किया जाता है? कोई भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है आपको जनहित याचिका। चलिए आगे देखिए। चलिए बताइए पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण की व्यवस्था किस अनुसूची में किया गया? आपको SC ST आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में मिलेगा? तो 243 के डी 243 के डी में SC ST की आरक्षण की व्यवस्था का अनुच्छेद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान के निर्माण अधिक उष्मा और दबाव का कारण होता है? बताइए पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसमें किस चट्टान का निर्माण होता है जो कि अधिक उष्मा से और अधिक दाब के कारण होता है? इस चट्टान का नाम है कायांतरिक चट्टान। कौन है? कायांतरिक चट्टान। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 23 भारत में कौन से महीने ऑप्सी मानसून यानी कि लौटते हुए मानसून के लिए मौसम के लिए जाने जाते हैं? लौटते हुए मानसून जो कि अक्टूबर और नवंबर में लौटती हुई मानसून आती है। ठीक
चलिए, और मानसून दो प्रकार के होते हैं, एक ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून, एक उत्तरी पूर्वी मानसून। ये उत्तरी पूर्वी मानसून को ही हम कहते हैं लौटता हुआ मानसून, जो कि आपको अक्टूबर और नवंबर में मिलता है। चलिए, भारत को बताए, भारत का जो ये मानसून है कैसा है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। ये जो पीर पंजाल श्रेणी है किस हिमालय के किस हिस्सा में, बताए लघु हिमालय में आता है, बृहद हिमालय में, ट्रांस हिमालय या असम हिमालय। ये जो आपको पीर पंजाल की श्रेणी स्थित है, ये लघु हिमालय में, किस हिमालय में, लघु हिमालय। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आम्र वर्षा। जो आम्र वर्षा होता है, आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ये जो आम्र वर्षा है एक शब्द आपको दिख रहा है, ये शब्द कहता है इसका उपयोग आप कहाँ कर सकते हैं, या मानसूनोत्तर वर्षा, या शीतकालीन वर्षा, या मानसून पूर्व वर्षा, या मानसून वर्षा। ये जो आपको वर्षा दिखता है ये आपको ये मानसून पूर्व की वर्षा है, मानसून पूर्व की वर्षा, यानी कि मानसून आने से पहले जो आता है ये आम्र वर्षा आता है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, कहता है वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समय अवधि में पूरा करता है। बताइए वह कौन सा आकाशीय पिंड के बारे में चर्चा कर रहा है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग एक समान समय अवधि में पूरा करता है। ये दोनों परिभ्रमण और परिक्रमण जो करता है एक समय में, वो है आपका है चंद्रमा। कौन है, चंद्रमा। चलिए अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है यदि मांस को 140 सेंटीग्रेड से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। अगर हम किसी मांस को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर हम पकाए तो बताइए क्या होगा, कौन सी अभिक्रिया के तहत, क्या पैसीकरण अभिक्रिया के तहत, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के तहत, या मेलाड अभिक्रिया में से कोई। तो कौन अभिक्रिया, मेलाड अभिक्रिया। किस अभिक्रिया के तहत हम 140 अधिक मांस पका सकते हैं, मेलाड अभिक्रिया के तहत। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होता है। बताइए विद्युत चुंबकीय जो तरंग है इसमें सबसे अधिक आवृत्ति कहे या आपको वेधन क्षमता कहे, सबसे अधिक किसमें होता है, गामा किरण में। वेधन क्षमता या सबसे अधिक आवृत्ति वाला जो कौन है विद्युत चुंबकीय तरंग, गामा किरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है किन के कारण होता है, ये आपको अपवर्तन, परावर्तन और परिक्रमण तीनों के कारण होता है। चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। आप जो बुलेट प्रूफ जैकेट देखते हैं इसके निर्माण बताइए किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है, किनका किया जाता है, केवलर का प्रयोग किया जाता है। बुलेट जैकेट में आपको केवलर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया डैश में परिवर्तित होती है। जो प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया किसमें परिवर्तित होती है, गैस से ठोस, गैस से ठोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है डैश का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। ये जो ये श्वास संबंधित जो आपको शराब के चालकों की जांच के लिए जो प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये शराब के चालकों के जांच के लिए किया जाता है। चलिए अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 है ब्रूसोलिस नामक जो बीमारी है किसके कारण होती है। ये जो ब्रूसोलिस नामक बीमारी है किसके कारण होती है, क्या बैक्टीरिया के कारण, विषाणु के कारण, कवक के कारण, या प्रोटोजोआ के कारण। तो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण यानी जीवाणु के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। चलिए बताइए एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है, कितना होता है, 25 ग्राम। तो एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में कितना ग्राम मैग्नीशियम होना चाहिए, 25 ग्राम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35
सूक्ष्म जीव मृदा पौधे से, सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? मशरूम, रेत, लकड़ी या ह्यूमरस। तो क्या हो जाएगा ये? मशरूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मशरूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? ये जो अमीबा भोजन का पाचन किसमें होता है? अमीबा भोजन पाचन ये भोजन के राजधानी में होता है, भोजन के राजधानी में, भोजन के राजधानी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बताइए, जल के पुनः अवशोषण में, जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका सबसे अधिक होती है? क्या वैसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन, ठीक, या रिलैक्सिन या सोमेरोस्टिन? तो ये क्या हो जाएगा? वैसोप्रेसिन। क्या होता है? वैसोप्रेसिन। चलिए ये ऑक्सीटोसिन जो कि दूध उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है, दूध को तोड़ने के लिए ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, गर्भनाल में कितने धमनियां पाई जाती है? जो गर्भनाल होती है इनमें कितने धमनियां पाई जाती है? 2। कितना? 2 पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 का 39 आपका कह रहा है, निम्न में से कौन सा मेडुला ऑब्लंगंटा का कार्य नहीं है? इनमें से कौन कार्य है? कार्य नहीं है, बताइए। रक्तदाब का नियंत्रण करना, या हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना, उपचाई का नियंत्रण करना, या पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना? कौन मेडुला ऑब्लंगंटा का कार्य नहीं है? ये आपको पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण नहीं करना, ये आपका गलत दिया गया है, ये कार्य नहीं करता, बल्कि उपचाई का नियंत्रण करना, हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना, रक्तदाब का नियंत्रण करना, ये सभी होता है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता है ओटो वान गुएरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ये जो आविष्कार है किसके लिए प्रसिद्ध था? ये था प्रदीप्ति विद्युत लैंप के लिए, प्रदीप्ति विद्युत लैंप के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्या है? अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन के द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहेंगे? तो ये इसको हम निबल लगान कहेंगे। क्या कहेंगे? निबल लगान कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 बताइए, कहता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? ये जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है ये किसकी सम्मेलन की देन है? ब्रेटन वुड की देन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए क्वेश्चन नंबर आगा 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्न में से किस चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? ये जो चिपको आंदोलन है किस व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? किसने बताया था? कामरेड गोविंद सिंह रावत। ये चिपको आंदोलन आपको पर्यावरण के रक्षा से संबंधित है, ठीक, जो कि इसका नारा चिपको आंदोलन जो शुरुआत किए थे ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरुआत किया गया था। लेकिन आपका जो प्रश्न का है चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है, ये कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कहता है लानोज एवं कंपोज घास के किस बायोम के अंतर्गत आया है? ये बायोम पूछा जा रहा है, तो बायोम किसके अंतर्गत आता है? लानोज और कंबोज, ये आपको उष्णकटिबंधीय बायोम आता है। उष्णकटिबंधीय बायोम में लानोज और कंबोज घास मैदान आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण इनमें से कौन सा? बताइए। तैगा, एस्चुरी, कोरल रीफ या कैलप फॉरेस्ट? कौन हो जाएगा? तैगा। कौन है? तैगा, जो कि आपके टेरेस्ट्रियल बायोम है। टेरेस्ट्रियल बायोम कौन सा है? तैगा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है G20, ये G20 के 18वां सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या रखा गया था? ये जो आपको 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था G20, बताइए इसका वाक्य क्या रखा गया था? इसका वाक्य क्या बताइए? एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, क्या एक पृथ्वी एक प्रकृति एक जीवन, या ऑप्शन सी में है एक विश्व एक परिवार एक जीवन, ऑप्शन डी में है एक पृथ्वी एक प्रकृति एक भविष्य। इसका जो 18वां सम्मेलन का G20 जो वाक्य रखा गया था, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए, 4 गो बचा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 47 कहता है मानव विकास सूचकांक निम्न में से कौन सा एक आयाम नहीं है। ये जो मानव विकास को मापने के लिए इनमें से कौन सा आयाम की आवश्यकता है। क्या लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता, क्या ये जरूरी है? हाँ ये सही है। लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता मानव विकास सूचकांक एक आयाम है। ऑप्शन बी में है ज्ञान अर्जन की क्षमता, ये भी है। ज्ञान अर्जन की क्षमता भी मानव विकास सूचकांक एक आयाम है। उसके बाद ऑप्शन सी में है अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता, हाँ ये भी अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने ये मानव विकास सूचकांक एक आयाम है। कौन इनमें से कहता है नहीं है? तो कौन इनमें से नहीं है? एक स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति पहुंचने हेतु योग्यता इनकी आवश्यकता मानव विकास सूचकांक में नहीं है। जो मानव विकास सूचकांक किसने दिया था? महबूब उल हक दिए थे मानव विकास सूचकांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। ये गहन जिला कृषि कार्यक्रम जिसको IADP को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये 1960 और 61 चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है। ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसकी कुल पूंजी में राज्य सरकार कितना प्रतिशत हिस्सा होती है? 15% हिस्सा होती है। क्वेश्चन लास्ट जो आपको है 50, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। ये कावेरी बेसिन में स्थित कौन सा संरक्षित क्षेत्र है बताइए। ये नागरहोल जो कि आपको कावेरी बेसिन में पड़ता है। उसके बाद आपका हो गया ये पापीकोंड, ये आपका हो जाएगा तीन सॉरी आपका एक हो जाएगा ये पापीकोंड नहीं आता है। उसके बाद 3 हो जाएगा सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 है बायनर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपको कावेरी बेसिन मिलेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। तो चलिए आज 50 सेट कर लिए। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, इनको भी देख लेते हैं। चलिए स्मरणीय तथ्य को देखते हैं। ठीक, इनको आप सब ऑनलाइनर के फॉर्म में याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑनलाइनर के फॉर्म में दिया भी हुआ है। चलिए पहला है कहता है कृषि का प्रथम साक्ष्य आपको कहां से प्राप्त हुआ था? मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य आपको कहां से मिला था? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहां से प्राप्त हुआ था? कोल्डिहवा से। चावल का साक्ष्य कहां से मिला था? कोल्डिहवा से मिला था। चलिए आग का आविष्कार बताइए कब हुआ था, किस काल में? पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जो मानव सर्वप्रथम चलिए जौ और यानी कि जौ और गेहूं का प्रयोग मानव के द्वारा सर्वप्रथम यह अनाज था प्रयोग। चलिए पहिए का आविष्कार, चलिए ये क्वेश्चन छूट गया था, इनको भी देख। कहता है पहिए का आविष्कार हुआ था। बताए पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? यह आपको नव पाषाण काल में पहिया की खोज हुए थे। कृषि की भी नव पाषाण काल में खोज हुए थे। मानव अस्थायी घर बनाकर रहने भी लगे थे नव पाषाण काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। कहता है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन? तो तामा धातु थे। कौन धातु मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया था? तामा धातु। चलिए देखिएगा, कहता है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। कहाँ? भोपाल। भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश में। चलिए आगे देखिए, कहता है सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। ये सिंधु सभ्यता भारत के प्रथम नगरीय सभ्यता थे। इनमें कहता है इस शहर में कौन सा बंदरगाह थे? तो लोथल और सुतकोटदा। लोथल और सुतकोटदा जो था ये आपका बंदरगाह था। चलिए आगे देखिए, कहता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ये जुड़वा राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी। ये बात किसने बोले थे? पिग्गट ने बोले थे। किसने बोले थे? पिग्गट। चलिए तो हेलो दोस्तों, आज खत्म हो गया हमारा प्रश्न। कल मिलते हैं इसी टाइम पर। जय